बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 विंड पावर सिस्टम के ऊपर आज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 है, आर्टिकल नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू विंड पावर सिस्टम, और आर्टिकल नंबर 2 इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है री इमर्जेंस। what are the reason for re-emergence of wind power for use for the production of electricity in the 20th century। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेते हैं विंड पावर सिस्टम से। विंड को फिलहाल छोड़ते हैं, पहले पावर सिस्टम का देखते हैं कि पावर सिस्टम क्या होता है और कितनी तरह का हो सकता है। पावर सिस्टम बेसिकली मैन मेड सिस्टम है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जनरेट करती है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने वाला सिस्टम होता है, इसको डील करता है। डील करने से मुराद इसका काम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिट करना, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूट करना, इलेक्ट्रिकल पावर यूटिलाइज करना और इलेक्ट्रिकल पावर कंट्रोल करना। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम की डिफिनीशन है। यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इज़ द मैन मेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ पावर जनरेशन ब्लॉक, पावर ट्रांसमिशन ब्लॉक, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक, पावर यूटिलाइजेशन ब्लॉक एंड पावर कंट्रोल ब्लॉक। And its main aim is to mobilizes. The main aim of these all the 4 blocks or the 5 blocks of the power system is to mobilize all other इंफ्रास्ट्रक्चर्स। हम कहते हैं ना कि ये बेसिक है तमाम इंजीनियरिंग का। अगर हम कह लें सिविल की मशीनरी इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं चल सकती, तो इसलिए हम कहते हैं ना ऑल अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? सिविल का इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, सिविल इंजीनियरिंग का, मेडिकल लाइन का भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल केमिकल इंजीनियरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन। इसी तरह अगर मेडिकल लाइन पे आ जाए तो मेडिकल भी इलेक्ट्रिसिटी के बगैर अब कंप्लीट नहीं है एंड सो ऑन। आप जितनी भी फील्ड, कंप्यूटर नेटवर्किंग देख ले, तमाम फील्ड हमारे पावर सिस्टम की मोहताज है। तो ये हमारे पास पावर सिस्टम होता है। अब विंड पावर सिस्टम और जनरल पावर सिस्टम में क्या फ़र्क है? ये जनरेशन फ्यूल के हिसाब से फ़र्क है। अगर आप पावर जनरेट करने के लिए विंड यूज़ कर रहे हैं तो विंड पावर सिस्टम बन जाता है। अगर आप पावर जनरेट करने के लिए वाटर यूज़ करते हैं तो ये हाइडल पावर सिस्टम बन जाता है। तो पावर सिस्टम की डिफिनीशन यहाँ तक। अब आते हैं कि ये हमारे पास कितनी तरह का हो सकता है, हाउ मच टाइप ऑफ पावर सिस्टम आर देयर। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये आपका जो पावर सिस्टम है ये फ्यूल के हिसाब से क्लासीफाई किया जा सकता है। तो फ्यूल के हिसाब से क्लासिफिकेशन हमारे पास हाइडल बनती हैं पावर सिस्टम, थर्मल पावर सिस्टम बन सकता है, न्यूक्लियर पावर सिस्टम, विंड पावर सिस्टम, और हमारा कोर्स इसके ऊपर है विंड पावर सिस्टम। हम स्पेसिफिकली देखेंगे विंड पावर की प्रोडक्शन कैसी होती हैं, उसके लिए विंड का क्या अमल दखल है इसमें, इस तरह की चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम फोकस करेंगे विंड पावर सिस्टम की तरफ। तो ये हमारा विंड पावर सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। अब आते जो हमारा सेकंड टॉपिक है कि विंड कोई री इमरजेंस क्यों हो गई, विंड को हमने दोबारा इस्तेमाल क्यों करना
क्यों इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो सेकंड जो हमारा आर्टिकल है लेक्चर नंबर 1 का, वो है री इमर्जेंस ऑफ विंड यूज। री इमर्जेंस कहते हैं कि री यूज़, दोबारा इस्तेमाल करना क्यों शुरू हो गया। इमर्ज कहते हैं उभर आना। विंड की टेक्नोलॉजी दोबारा इस्तेमाल होना क्यों शुरू हो गई। तो इसके पीछे हमारे पास 5 रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न हमारे पास नीड है, नीड। Second reason for re-emergence of wind is potential. Third reason है technology. और technological capacity. फोर्थ रीज़न विजन है। और फिफ्थ रीज़न पॉलिटिकल वेल। ये हमारे पास 4-5 फैक्टर है मेजर, जिसकी वजह से विंड का यूज़ दोबारा इस्तेमाल शुरू हो चुका है फॉर विंड पावर सिस्टम या विंड पावर सिस्टम को बनाने के लिए। क्योंकि पहले हमें पता है विंड मिल होते थे जिससे हम वीट्स वगैरह ग्राइंडिंग कराते थे, मुख्तलिफ वगैरह इस तरह की चीज़ें ग्राइंडिंग कराते थे। तो इस री इमर्जेंस के बाद इसकी रीज़न क्या बन गई कि हमने इसको पावर सिस्टम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट रीज़न हमारे पास क्या है और ये री इमर्जेंस कब हुआ, ये आपके पास 20th सेंचुरी पे हुआ है। 20th सेंचुरी 20th सेंचुरी में ये री इमर्जेंस ऑफ विंड यूजेज हो गया। अब क्या वजह बन गई, इसकी वजह ये कि लोग डरने शुरू हो गए। किस चीज़ से डरना शुरू हो गए कि पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, मुख्तलिफ और चीज़ें फ्यूल वगैरह ख़त्म हो रही है, मतलब कोयला ख़त्म हो रहा है। कोयला नॉर्मली इस्तेमाल हो रहा था, तो कोयला ख़त्म हो रहा है, उसकी जो क्वांटिटी थी वो ज़ेर ज़मीन अंडरग्राउंड आपके पास जो सोर्सेज थे उनके वो ख़त्म हो रहे थे या डिप्लीट हो रहे थे। तो वो उसकी डिप्लीशन की वजह से लोगों के जहन में आ गया कि चूँकि इलेक्ट्रिसिटी का मेजर रूल क्या है कि हमारे पास चेंज इन फ्लक्स हो, मतलब हम जनरेटर में क्या करते हैं, मैकेनिकल इनपुट देते हैं और वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। तो क्यों ना विंड के अंदर भी मैकेनिकल एनर्जी विंड के अंदर है, विंड की जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सम ब्लेड सिस्टम। जिस तरह विंड मिल में होता था कि वो मैकेनिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन करता था और उससे हम मैकेनिकल फॉर्म में ही काम लेते थे ग्राइंडिंग ऑफ वीट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे हम उसी विंड की मैकेनिकल मूवमेंट को उसके मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नीड आ गई, तो नीड की बेसिस पे लोगों ने उसको यूटिलाइज करना शुरू हो गया। जो जनरेटर के हम इसके मैकेनिकल इनपुट को फिर हम जनरेटर के साथ दे देते थे मैकेनिकल उसके शाफ्ट के ऊपर, तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक प्राइम मूवर लगाते थे। तो ये नीड की वजह से, फ्यूल के ख़त्म होने के डर की वजह से कि फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो रहे हैं, तो क्यों ना विंड की जो टेक्नोलॉजी है उसको हम यूटिलाइज़ कर लें। पुराने कंसेप्ट जो विंड का कंसेप्ट था मैकेनिकल मोशन का विंड मिल में, उसको फिर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये आपका फर्स्ट फैक्टर है कि फाइनाइटनेस ऑफ अदर सोर्सेज की वजह से इसकी ज़रूरत पड़ गई। तो आप इन शॉर्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनाइटनेस ऑफ अदर फ्यूल्स ये वजह बन गई, ये इसके री इमर्जेंस की वजह बन गई कि बाकी फ्यूल्स के सोर्सेज आलमोस्ट फाइनाइट है, ख़त्म हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं। तो इस वजह से ज़रूरत पड़ गई कि ऐसे सोर्स की
कि जिससे हम इजीली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, पोटेंशियल। पोटेंशियल भी क्लियर है यहाँ कि पास्ट में इसका यूज़ हो चुका था फॉर ट्रांसपोर्टेशन और ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट्स एटसेट्रा लाइक पर्पसेस के लिए इसका यूज़ पास्ट में हो रहा था। तो इसमें पोटेंशियल इस फ्यूल में था, विंड में, कि इसको यूटिलाइज़ किया जाए एज ए मैकेनिकल इनपुट सोर्स। तो डेट इज़ वाई मैकेनिकल पावर इसमें होने की वजह से इसमें ये पोटेंशियल था, इस वजह से दोबारा लोगों का जहन विंड की तरफ चला गया। तो दिस वाज द पोटेंशियल, रीज़न ऑफ पोटेंशियल। अब थर्ड रीज़न हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी। पास्ट में टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी आ गई तो उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते थे। टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी कैपेसिटी आ गई कि हम इसको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर लें। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसने इसको रिवोल्यूशनलाइज कर दिया। द यूज़ ऑफ विंड रिवोल्यूशनलाइज कर दिया। और ये रिवोल्यूशन एंड द विंड टेक्नोलॉजी, विंड सिस्ट यूज़ पॉसिबल नहीं था जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरेटर जब बन गए तो जनरेटर एक टेक्नोलॉजी थी, अगर जनरेटर ना होता तो इस तरफ किसी का ध्यान ना जाता। तो ये रिवोल्यूशन विंड के यूज़ के लिए एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पर काम करना शुरू हुआ। ये तीन आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब जो मेन विजन, इन तीन के बगैर भी काम चल सकता था, या आप यूँ कह सकते थे कि ये सिर्फ ये तीन ज़रूरी नहीं थे, इसके लिए ये आखिरी दो पॉइंट्स का, रीजंस का होना ज़रूरी था कि इसके ऊपर काम हो जाए। तो अब आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, फोर्थ रीज़न की तरफ। फोर्थ रीज़न क्या है, विजन। विजन कौन देते हैं, रिसर्चर्स। डिफरेंट रिसर्चर्स ने इसके ऊपर काम किया। मैं टिपिकल कुछ नाम यहाँ पे लिखता हूँ। एल्बर्ट बेट्स, इसी तरह पर्सी थॉमस, E.W. गोल्डिंग, एंड सो ऑन। इस तरह डिफरेंट रिसर्चर थे, उन्होंने विंड के ऊपर रिसर्च किया, मुख्तलिफ विंड टरबाइन के मॉडल्स के बारे में पढ़ा कि विंड मिल में ये इस्तेमाल होता था तो इसमें ये फ़ायदा, ये नुकसान होता था। तो बेस्ट सोल्यूशन, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन हम विंड टरबाइन का ये यूज़ कर सकते थे। बहरहाल इस वजह से कुछ कंसेप्ट आ गया कि हम किस तरह इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो रिसर्चर्स ने विजन दे दिया। तो विजन में किसका अमल दखल था, ये फोर्थ रीज़न में रिसर्चर कि रिसर्चर ने लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स द विंड रिसोर्सेज कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें यूटिलाइजेशन हम विंड की कर सकते हैं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज द पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल मीन कि गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, क्योंकि इसके लिए काफ़ी सारी रिसर्च को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ह्यूज लेवल की इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है या प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई फ़ायदा चाहिए। तो फ़ायदा जब ना हो तो स्टार्ट में आपके पास गवर्नमेंट की, आप कह सकते हैं कि गाइडेंस चाहिए होती है। तो ये गवर्नमेंट सपोर्ट रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए, तो ये पॉलिटिकल विल ने क्या चीज़ मुमकिन कर दी, रिसर्च डेवलपमेंट इन दिस फील्ड। इसी तरह टेस्टिंग ऑफ द रिसर्च एक्टिविटीज़, मॉडल्स की टेस्टिंग, और रेगुलेशन, उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाना कि उसको नेशनल ग्रिड के साथ विंड के सिस्टम को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये रेगुलेशन भी गवर्नमेंट की एंड पे काम था। और न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़,
तो बहरहाल इन जनरल आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ज़्यादा ज़रूरी था कि इस चीज़ को प्रैक्टिकल फील्ड में ले आए। तो ये 5 रीज़न थे जिसकी वजह से हमारे पास विंड की दोबारा री इमर्जेंस हो गई कि इसको दोबारा री यूटिलाइज़ किया जाए इन द फील्ड ऑफ human life. And human life, for example, in this case it was for power generation. तो और वो पावर जनरेशन करने के लिए जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे थे तो हमारा क्या था, विंड पावर सिस्टम। तो ये आज का टॉपिक था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस कोर्स की रिलेटेड अच्छे से अच्छे वीडियो कंटेंट मैं आपको शेयर कर सकूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।